नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल व्यास और अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो दोस्तों, हमारी ये काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और हम आ चुके हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिस पर अब अक्सर जो जितनी भी एग्जाम होती हैं, अगर उनको जियोग्राफी से पोर्शन उठाना होता है जीके के पर्सपेक्टिव, तो वहां पर क्या होता है कि अक्सर इन्हीं जो है टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं अभी भारतीय अफवाह प्रणाली, यानी कि भारत में किस प्रकार से जो है नदियों का तंत्र फैला हुआ है, इसी को हम अब हमारी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रमुख जो टॉपिक होता है एग्जामिनर का, वो यही होता है कि कम से कम इंडियन जो नदियां हैं उनके बारे में आपको अच्छी सी ज्यादा जानकारी जो है होनी आवश्यक होती है। इसलिए ये जो क्लासेस होने वाली है दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट रखने वाली है। इसलिए आप और एक तो कंटिन्यूसली बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ये स्पेशल रूप से एमपीपीएससी को ध्यान में रखकर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। आने वाले पार्ट्स में आपको सारी जो है डिटेल्स मिलती जाएगी। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम भारतीय अफवाह प्रणाली को जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले से थोड़ी सी आपको टर्म्स पहले कुछ क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे कुछ मैप्स आपको थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा होगा। ये हमारा भारत का नॉर्थ वाला इलाका है दोस्तों, जिसमें आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर का इलाका ऊपर वाला दिख रहा होगा। तो ये है ये सिंधु नदी जो है बह रही है, यहाँ से निकलती है। तिब्बत का इलाका जो है मानसरोवर झील से, और यहाँ से जो सिंधु नदी बहती हुई इस प्रकार से पाकिस्तान में प्रवेश करते हुई फिर बाद में जो है अरब सागर में यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी जो तंत्र है इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैप में थोड़ा सा आप पहले क्लियर कर लीजिए। इसके बाद इसके नीचे ही आपको मिलेगी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, फिर व्यास नदी, फिर सतलज नदी। इस प्रकार से ये सभी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन दिख रही होगी दोस्तों, ये आपको दिखेगी जल विभाजक रेखा। अब जल विभाजक रेखा भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये जल विभाजक रेखा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज तो ये देख लीजिए कि जो ब्लू डॉट लाइन है ये किन किन से मिलकर जल विभाजक रेखा बनती है। तो यहाँ पर मिलेगी आपको अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो गुजरात से लगाकर जो है जाती है दिल्ली तक, और फिर नीचे जो है आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो है यहाँ पर पश्चिम के इलाके में पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और इन सबको मिलाकर जो है ये जल विभाजक रेखा का निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या है कि मुख्य चीज की जल विभाजक रेखा हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो दो नदी अपवाह द्रोणी, या फिर हम कहें कि दो नदी तंत्रों को अलग करने वाली रेखा को हम जल विभाजक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी नदी तंत्र हैं, अगर उनको दो को अलग अलग डिवाइड कर रही हैं, कोई पर्वत श्रृंखला, पठार या फिर मैदान या फिर XYZ, कोई भी ऐसी बड़ी चीज जो भूभाग रूप से उसको अलग कर रही है, तो वो क्या कहलाती, जल विभाजक रेखा। ठीक है, और बाकी जो है आप यहाँ पर देख लीजिए कि गंगा जो है नदी इस प्रकार से बहती है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी, तो इन दोनों नदियों को तो हम अलग से कल वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। परंतु फिलहाल आप जो है इस मैप में थोड़ी सी चीजें क्लियर रख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको पहले दो टर्म्स भी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। एक है अपनति और दूसरा होता है अभिनति। ठीक है, ये दो टर्म्स आप पहले क्लियर कर लीजिए। अपनति क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी का कोई भी भूभाग वाला एरिया है, तो उसमें अगर ऊपर खाड़बड़ वाला एरिया, या फिर हम कहें कि जो पृथ्वी का कोई भी ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी की लैंग्वेज में अपनति बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का अगर कोई धसा हुआ भाग है, यानी कि गर्त हम बोल सकते हैं इसे, तो उसे क्या बोला जाता है जियोग्राफी की लैंग्वेज में, अभिनति। ठीक है, ये दो टर्म्स आप क्लियर कर लीजिए पहले। तो अपनति हम किसे कहेंगे, पृथ्वी का कोई भी भूभाग जो ऊपर उठा हुआ है, शिखर है, पर्वत है, या फिर कुछ भी उठा हुआ भाग, उसे हम क्या बोलेंगे, अपनति। और वहीं अभिनति हम किससे बोलते हैं जियोग्राफी में, जो पृथ्वी का कोई भी भूभाग या तो धसा हुआ है या फिर गर्त के रूप में बना हुआ है, उसे हम अभिनति बोलते हैं। ये दो टर्म्स आप क्लियर कर लीजिए। अब चलते हैं हम दोस्तों थ्योरी के ऊपर, और हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अफवाह प्रणाली के बारे में। तो भारतीय अफवाह प्रणाली को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र से अभिप्राय वह जलमार्ग हैं जहां से नदियों इत्यादि का जल प्रवाहित होता है।
यानी कि कुल मिला के अफवाह तंत्र वही होता है जिसमें दोस्तों पूरी नदियों का जो है जाल बिछा हुआ था है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हम भारत के अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, तो अफवाह तंत्र क्या हुआ, भारत में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका एक मिला जुला जो तंत्र होगा वही हम उसे क्या बोलेंगे, अफवाह तंत्र बोलेंगे। तो यहाँ पर आप सारी जो नदियों को इसमें इंक्लूड करेंगे अफवाह तंत्र में, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र या फिर गंगा नदी तंत्र या फिर दक्षिण की भारत की जो नदियां हैं सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है अफवाह तंत्र में। ठीक है, एक नदी एवं उसकी जो सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को क्या बोला जाता है, अफवाह द्रोणी कहा जाता है। ये टर्म्स आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि एक नदी जो होती है, जो मेन नदी होती है, जो बड़ी नदी होती है, जो कहीं उद्गम स्थल से निकलती है और काफी लंबी दूरी तक जो है बहने के बाद जो है किसी सागर में मिल जाती हैं, तो उसे हम मेन नदी बोलते हैं। और उसमें जो है उसमें बहुत सारी जो नदियां अपना जल गिराती हैं मेन नदी में, वो उसकी सहायक नदियां होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक जो नदी होगी और उसकी सहायक नदियां सभी को मिलाकर जो अफवाही क्षेत्र है, उस पूरे एरिया को, जो जल प्रवाह का क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलेंगे, अफवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे सिंधु जो नदी है हमारी, उसमें मिलने वाली झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज, सभी जो उसकी सहायक नदियां हैं, इन सभी से मिलाकर जो पूरा एरिया कवर होता है भारत और पाकिस्तान का, उसको पूरे को क्षेत्र हम क्या बोलेंगे, अफवाह द्रोणी कहते हैं। फिर एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक रेखा जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको वैसे भी मैप में बता ही दिया दोस्तों कि जो जल विभाजक रेखा हम किसे कहेंगे, एक अफवाह द्रोणी को दूसरी अफवाह द्रोणी से अलग करने वाली कोई भी विशाल भूभाग या फिर उसको हम जो है जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे कि जो अभी मैंने ब्लू लाइन में दिखाई, वो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के आपको बीच दिखेगी। ठीक है, फिर है कि भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न तरीके से विभाजित किया जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि भारतीय अफवाह तंत्र को हम अलग अलग तरीके से किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है कि समुद्र में जल के बहाव के आधार पर, यानी कि यहाँ पर क्या है कि दोस्तों हम सबसे पहले जो भारतीय अफवाह तंत्र है, यानी कि नदियों के बहने की प्रवृत्ति के आधार पर, तो हम उसे किस आधार पर डिवाइड करेंगे, तो समुद्र में जल के आधार पर। तो भारत के धरातल का 75% जल बंगाल की खाड़ी में बहता है। ठीक है, तो अत्यधिक जो नदियां हैं दोस्तों हमारे भारत की, वो पूर्व की ओर गमन करती हैं, क्योंकि ढाल के अनुरूप उसी दिशा में गमन करती है। तो वो क्या करती हैं, ज्यादातर जो पानी है हमारा भारत का, वो क्या है, नदियों में के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाता है, लगभग 75%। वहीं जो बाकी बचा जल है 25%, वो बचा जल कहाँ जाता है, तो अरब सागर में जाता है। तो कुछ नदियां तो अरब सागर में जाती हैं और कुछ नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इस प्रकार से हम जो है जल के अफवाह तंत्र को समुद्र में जल के आधार पर हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, अरब सागर की में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, फिर है कि अरब सागर अफवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र को दिल्ली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला तथा सह्याद्री द्वारा निर्मित जल विभाजक द्वारा पृथक किया जाता है। अब दोस्तों मैंने जो आपको ब्लू लाइन बताई थी, वो ऊपर से लगाकर नीचे तक जो है वो क्या है, वो यही है दोस्तों, जो जल विभाजक रेखा मैंने बताई है, वो क्या करती हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर की गिरने वाली जो नदियां हैं, उन दोनों को जो है डिवाइड करती हैं उस एरिया को। ठीक है, इसलिए उसको जल विभाजक रेखा हम बोलते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी भारत के बड़े नदी तंत्र, ये सभी जो है मुख्य मुख्य नदियां हैं दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, जबकि जो सिंधु, साबरमती, नर्मदा तथा ताप्ती का जो बड़ा नदी तंत्र है वो अरब सागर में गिरता है। तो जो मेनली नदियां हैं दोस्तों वो बंगाल में खाड़ी में भी गिरती हैं और अरब सागर में भी गिरती हैं। भारत का मात्र कुछ % क्षेत्र ही अंतर्भूमि अफवाह के तहत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर जो अफवाह क्षेत्र है हमारे भारत का, वो नदियों में के माध्यम से धरातल के ऊपर ही प्रवाहित होता है, जबकि भारत का जो मात्र कुछ % क्षेत्र ही जो ऐसा है जो भूमि के अंदर जो है बहता है। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों कि भूमि के अंतर्गत भी जो है जल प्रवाहित होता रहता है, तो उसका भी कुछ अफवाह क्षेत्र होता है। परंतु यहाँ पर क्या है, हम बात करें तो एरिया के हिसाब से, अफवाह क्षेत्र के हिसाब से ज्यादातर जो क्षेत्र है हमारे भारत का वो धरातल के ऊपर बहता है, कुछ % ही अंतर्भूमि अफवाह के तहत आता है। जल क्षेत्र बेसिन के आधार पर भारतीय नदियों को 3 श्रेणियों में हम वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं सेकंड प्रकार से, जल क्षेत्र या फिर बेसिन के आधार पर। बेसिन क्या होता है दोस्तों, एक नदी और उसकी जो मुख्य सहायक नदियां होती हैं जहां से भी वो बह रही हैं, उसके टोटल जो अफवाह क्षेत्रों को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो उसके आधार पर भी हम भारतीय नदियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं।
जो नदियां 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जलागम या अफवाह क्षेत्र रखती हैं उसे हम बोलेंगे विशाल नदियां। और ऐसी नदियां हमारे भारत में 14 नदियां हैं जिन्हें भारी वर्षा प्राप्त होती हैं। तो कुछ मेनली बड़ी बड़ी नदियां हैं जो ज्यादा अफवाह क्षेत्र रखती हैं, जैसे कि गंगा नदी और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, तो ये सभी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं दोस्तों, ये ज्यादा क्षेत्र हमारे भारत में अफवाह क्षेत्र रखती हैं और 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अगर एरिया रखती है तो उसे हम बोलेंगे विशाल नदियों के अंतर्गत। और भारत में ऐसी 14 नदियां हैं अभी, ठीक है। तो आगे जो है दोस्तों की ऐसी नदियां जिनका जलागम या अफवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक है उसे हम बोलेंगे मध्यम नदियां, ठीक है। और इस श्रेणी में 44 नदियां हमारे भारत की आती हैं। जिन नदियों का अफवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है उन्हें हम बोलेंगे लघु नदियां। और ऐसी नदियों की जो है संख्या हमारे भारत में काफी है दोस्तों, जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हमने जो है 3 प्रकार से बेसिन के आधार पर हमारे भारत के अफवाह तंत्र को डिवाइड किया है, विशाल नदियां, फिर मध्यम नदियां और तीसरी जो है लघु नदियां, ठीक है। अब हम जो है अफवाह प्रणाली को सामान्यतया 2 रूपों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं। ये मुख्य पॉइंट है, ये हमको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि सामान्यतः जो अफवाह प्रणाली है भारत की उसको हम 2 रूपों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है कि क्रमबद्ध अफवाह तंत्र और दूसरा होता है अक्रमवर्ती अफवाह तंत्र। अब ये दोनों क्या है हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली, ठीक है। तो क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली क्या होती है कि ढालों के अनुरूप प्रवाहित होने वाली जो है सरिताओं को हम बोलेंगे क्रमबद्ध अफवाह, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि नदियों का गुण होता है कि जिस ओर भी ढलान होती है उसी ओर जो है वो गमन करती हैं या प्रवाहित होती हैं, तो ठीक है। तो जो नदियां भी ढलान के अनुरूप, ढाल के अनुरूप जो है बहती है उनको जो हम क्या बोलेंगे क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली का वो पालन कर रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। तो इस अफवाह प्रणाली को भी हम अलग अलग जो है प्रकारों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अनुवर्ती सरिता। अब ये क्या है, तो ढाल के अनुरूप गमन करने वाली जो नदी को अनुवर्ती या अनुगामी सरिता कहते हैं। तो अनुवर्ती सरिता हम दोस्तों किन्हें कहेंगे, जो नदियां भी ढाल के अनुरूप जो है गमन करेगी उसे हम क्या बोलेंगे अनुवर्ती या अनुगामी सरिता, ठीक है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां जो है इसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि अनुवर्ती श्रेणी की होती है और इन्हें नतजल धारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो अनुवर्ती सरिता होती हैं जो ढलान के अनुरूप बहती हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं नतजल धारा भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो है प्रवाह वो नमन की दिशा में होता है। अब यह दोस्तों क्या होता है कि नमन कोण एक होता है जो उसके अकॉर्डिंग नदियां जो है बहती है। तो नमन की दिशा क्या होती है कि आप इतना सा समझ लीजिए कि जो हम बात कर रहे हैं ढलान के रूप अनुरूप जो है नदियां प्रवाहित होती हैं, तो उसी प्रकार जिस ओर ढलान की दिशा होती है उसी को हम नमन की दिशा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नमन की दिशा में ये प्रवाहित होती हैं और वलित पर्वतीय क्षेत्रों में जो इनका उद्गम अभिनति में होता है। अब क्या है यहाँ पर ये चीज समझिए दोस्तों कि ब्लॉक माउंटेन्स जो एरिया है उसमें इनका उद्गम जो है अभिनति में होता है। अभिनति मैंने आपको बताई दोस्तों टर्म्स क्या होती हैं कि पृथ्वी का जो भूभाग धसा हुआ होता है उसको हम अभिनति कहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन एरियाज में जो अनुवर्ती सरिता है उनका जो निर्माण है उद्गम है वो किस स्थान से होता है, तो धसे हुए भाग से होता है या फिर गर्त से होता है। बाद में इनका जो प्रवाह है वो जालीनुमा विकसित हो जाता है बहने के बाद, ठीक है। और इनके विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थलाकृति जलवायु ज्वालामुखी शंकु, दोस्तों यहाँ पर आएगा ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। जो इनके लिए विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थलाकृति कौन सी होती है, तो ज्वालामुखी शंकु तथा गुंबदी संरचना। तो ये ज्वालामुखी जो शंकु स्थलाकृति है ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो है निर्मित होती है। तो उसी के विकास के आधार पर जो है इनका विकास हो सकता है, ठीक है, अनुवर्ती सरिता का। और इनका विकास जो है 2 रूपों में सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो इन नदियों का 2 रूपों में सर्वाधिक विकास कैसे होता है, फर्स्ट है वलित पर्वतों की अभिनतियों में, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स जो होंगे दोस्तों, जैसे कि जो हिमालय है वो ब्लॉक माउंटेन है, तो उसकी अभिनतियों यानी कि जो धसा हुआ एरिया है वहां से अगर नदियों का उद्गम जो है होता है तो वो अनुवर्ती सरिता के विकास की संभावना ज्यादा बनती है। द्वितीय जो है हो सकता है इसका विकास की अपनतियों के पार्श्व भागों पर। अपनतियों का मतलब क्या बताया मैंने दोस्तों आपको कि जो पृथ्वी का कोई भी भूभाग है जो उठा हुआ हिस्सा है या फिर हम कहें कि पर्वत का हिस्सा या फिर शिखर जिसे हम बोल सकते हैं, तो उस हिस्से से अगर किसी नदी का उद्गम हो सकता है तो वहां के जो पार्श्व भाग है उस एरिया का जो उठा हुआ हिस्सा है उसके पार्श्व यानी कि तिरछे
हिस्से से इन नदियों के उद्गम की संभावना बनती है। तो ठीक है, तो दो रूपों में इनका विकास हो सकता है। फर्स्ट है वलित पर्वतों की अभिनतियों में, और द्वितीय जो है अपनतियों के पार्श्व भागों पर। फर्स्ट को अनुदैर्ध्य अनुवर्ती कहेंगे और द्वितीय को जो है पार्श्ववर्ती अनुवर्ती इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग इनको नाम दिया जाएगा। अब दूसरा जो प्रकार है दोस्तों इसका कि परवर्ती सरिता। हम परवर्ती सरिता किसे बोलेंगे? ठीक है, तो अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न होने वाली तथा अपनतियों के अक्षों का अनुसरण करने वाली सरिताओं को परवर्ती सरिता कहते हैं। अब परवर्ती सरिता दोस्तों क्या होंगे, उसी को हम नदी कहेंगे। ये जो एक तो क्या होगी अनुवर्ती सरिता, जो नदी पहले निर्मित हो चुकी हैं उसके बाद विकसित होनी चाहिए, एक चीज तो ये। और दूसरा क्या होना चाहिए इसकी कंडीशन की अपनतियों के अक्षों का अनुसरण करने वाली, यानी कि वो जो उठा हुआ हिस्सा है उसके अक्ष के अनुसार जो है ये गमन करनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज क्या होती है इसमें कि जितनी भी नदियां जो है प्रमुख अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलती हैं उन्हें सामान्यतः परवर्ती सरिता कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर एक आप चीज समझ सकते हैं कि जो ढलान के अनुरूप गमन कर रही है, जो पहले विकसित हो चुकी है मेन नदी, उसे हम बोलेंगे अनुवर्ती सरिता। और दूसरी जो परवर्ती सरिता हम उसे कह सकते हैं दोस्तों जो एक तो अनुवर्ती सरिता के बाद विकसित होती है, और दूसरी क्या होती है कि वो समकोण से आकर उस मेन अनुवर्ती जो सरिता है उसमें मिल जाती है, तो उसे हम परवर्ती सरिता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। और अब हम चलते हैं थर्ड इसका पार्ट। ठीक है, तो जो क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली का थर्ड प्रकार क्या है कि प्रति अनुवर्ती सरिता। अब ये क्या है दोस्तों, तो प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी को हम प्रति अनुवर्ती सरिता कहते हैं। यह ढाल के अनुरूप प्रवाहित हैं, अतः यह भी अनुवर्ती ही होती हैं, परंतु क्षेत्र की द्वितीय श्रेणी की नदी होने के कारण तथा मुख्य नदी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के कारण इससे हम अनुवर्ती न कहकर प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है परवर्ती नदियों को समकोण पर काटती। अब दोस्तों प्रति अनुवर्ती सरिता यहाँ पर सिंपल टर्म्स में आप समझ सकते हैं कि जो मेन प्रधान अनुवर्ती नदी जो पहले विकसित हो चुकी है वो ढलान के अनुरूप गमन कर रही है, तो प्रति अनुवर्ती नदी नाम में भी अनुवर्ती सरिता आ ही रहा है, तो वो भी क्या करेगी ढलान के अनुरूप ही बहेगी। परंतु क्या होगा कि जो मेन नदी जहां से निकल गई है, वहां से प्रधान अनुवर्ती नदी जहां से निकली है उसके विपरीत दिशा में यहाँ पर जो विकसित नदी होगी उसको हम प्रति अनुवर्ती नदी हम कहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई नदी पहले बन गई है अनुवर्ती सरिता और उसका जो ढलान है वो किस ओर है, तो नॉर्थ की ओर है, और वहीं जब थोड़े समय बाद जब एक और नदी जो है ढलान के अनुरूप जो है विकसित हुई है और वो क्या कर रही है, वो दक्षिण की ओर बहने लगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम प्रति अनुवर्ती सरिता। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे मेरी बात से। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि नवनुवर्ती सरिता। इसे हम कैसे समझेंगे दोस्तों कि ये नवनुवर्ती सरिता क्या है, तो ढाल के अनुरूप तथा प्रधान अनुवर्ती नदी के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी को क्या बोलेंगे हम नवानुवर्ती सरिता कहेंगे। यानी कि एक चीज तो ये जो नदी होगी ये ढाल के अनुरूप बहेगी, और दूसरा क्या होगा कि प्रधान अनुवर्ती जो नदी है उसी की प्रवाह की दिशा में ये प्रवाहित होगी, तो इसे क्या बोलेंगे नवानुवर्ती सरिता। नवानुवर्ती जो है प्रधान अनुवर्ती के बाद विकसित होती है तथा द्वितीय श्रेणी की सरिता होती है। इसका उद्गम जो है वलित संरचना पर द्वितीय अपर्दन के समय होता है। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जो कटाव होता है वलित संरचना जो होती है दोस्तों माउंटेन्स की, उसके बाद जो है विकसित होती है ये नदी विकसित होती है, और ये मेन प्रधान अनुवर्ती के बाद जो है कई समय के बाद जो है ये विकसित होती है। ठीक है, जो ढलान के अनुरूप बहे और अनुवर्ती प्रधान अनुवर्ती जो नदी है उसकी प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये चारों प्रकार आपको समझ जाने चाहिए दोस्तों, याद भी हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये वैसे एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बनता है मेंस में, परंतु अगर बन गया तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप ही प्लस पॉइंट में रहेंगे। क्योंकि मैं ये इतना जानता हूं दोस्तों मेरे अनुभव के आधार पर, कोई भी कोचिंग्स आपको न तो इतना डेटा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, न ही जो है कभी किसी को ये समझा पाते हैं कि किस प्रकार से ये नदियों प्रणाली का विकास हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड प्रकार। ये तो हो गई क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली के 4 प्रकार थे, और अब हम पढ़ रहे हैं कि अक्रमबद्ध अफवाह प्रणाली। ठीक है, तो अक्रमबद्ध अफवाह प्रणाली क्या है कि जो नदियां क्षेत्रीय ढाल के प्रतिकूल तथा भूवैन्यासिक जो संरचना के आर पार प्रवाहित होती हैं उन्हें हम अक्रमबद्ध अथवा अक्रमवर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार आप सिंपल से समझ सकते हैं यहाँ पे कि हम क्रमबद्ध अफवाह किसे बोलते हैं, जो नदियां ढलान के अनुरूप बहती हैं
उसे हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध। और वहीं अक्रमबद्ध अफवाह प्रणाली हम किसे बोलेंगे, जो नदियां जो ढलान है, ढाल के अनुरूप नहीं बहती हैं, उसके विपरीत बहती हैं और भौगोलिक जो संरचना है उसके आर पार प्रवाहित होती है। यानी कि जो नदियां बहने का तरीका है उनका कोई ठिकाना नहीं, वो कभी नॉर्थ में बह सकती हैं तो कभी दक्षिण, कभी पूर्व, पश्चिम, किसी भी और जो है वो बह सकती है, उनका कोई फिक्स मतलब फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अक्रमबद्ध अफवाह प्रणाली। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि जो अक्रमबद्ध अफवाह प्रणाली है इसके दो प्रकार से ये विकसित होती हैं। ये सरिताएं जो है दो प्रकार से विकसित होती हैं। फर्स्ट है कि पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र। ठीक है, तो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र क्या है, इसे जानते हैं कि ऐसे प्रवाह पर संरचना तथा उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और यदि किसी क्षेत्र में अफवाह प्रणाली का विकास हो चुका है तथा बाद में प्रवाह मार्ग पर स्थलखंड का उत्थान हो जाता है एवं नदी जो है उत्थित भूखंड को काटकर अपने पुराने प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती है, तो ऐसे प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि ये पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र कैसे बनता है। तो कोई नदी जो है पहले विकसित हो चुकी है, मतलब मान लीजिए कि कोई नदी जो है अपने उद्गम से निकल चुकी है और उसने जो है अपना एक अफवाह तंत्र जो है विकसित कर लिया, यानी कि कोई डायरेक्शंस में जो है वो बह रही है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है कि उस नदी के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रकृति है, पृथ्वी है, वो क्या करती है कि अपने कार्य तो निरंतर कर रही है, उसमें सभी प्रकार की जो है क्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो अंतर्जात रूप से काम कर रही हैं, अंतर्जात शक्तियां हो रही हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी या फिर सुनामी। तो फिर इसके अलावा जो है बहिर्जात जो है प्रकार से पृथ्वी पर भी जो है काफी क्रियाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों कि पृथ्वी तो अपनी कार्य निरंतर कर रही है, तो वहां पर क्या होता है कि कभी कभी इस प्रकार से नदियों के मार्ग में कोई जो है अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वहां पर जो है कोई उत्थित भूखंड अपने आप आ जाता है, क्योंकि आंतरिक शक्तियों कार्य करती हैं पृथ्वी में। तो उसके कारण अगर उसके मार्ग में उत्थित भूखंड आ जाता है तो उसको क्या करती है नदी जो है अपने गुण के आधार पर, उसका कार्य क्या है कि वो अपर्दन करती है, कटाव करती है, तो उसको जो है काट कर अपने पुराने प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती है, यानी कि वो जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में वो बहती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर मेरी बात समझ आ गई होगी। और इस अफवाह तंत्र के उदाहरण आपको मिल जाएंगे दोस्तों कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है इसी की तरह के उदाहरण है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर हम सेकंड प्रकार देख रहे हैं कि अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली। ये क्या है दोस्तों, हम समझते हैं, क्योंकि ये नाम तो आपने नर्मदा के संदर्भ में भी जो है एमपी में भी पढ़ा होगा। तो जब किसी भू आकृतिक प्रदेश में धरातली संरचना नीचे की संरचना से भिन्न होती है तो इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का विकास होता है। अब यहाँ पर समझिए वन बाय वन चीज कि दोस्तों भू आकृतिक प्रणाली जो है, यानी कि कोई भी एरिया आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आप रह रहे हैं धरातल के ऊपर पर, तो जो धरातल की संरचना है उसकी जो संरचना है वो अपने धरातल के नीचे वाले जो संरचना है उससे भिन्न होती है। ठीक है, तो कहीं पर आप देखेंगे कि जो धरातल का हिस्सा है वो तो क्या है, मैदान है, वहीं पर आप थोड़े से अंदर जब गर्त में जाएंगे, खुदाई के माध्यम से जा सकते हैं, तो वहां पर क्या होगी, उसकी जो संरचना है वो भिन्न होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चट्टानें अलग अलग प्रकार से भी मिलती हैं, कोई अवसादी होती है, कोई आग्नेय होती है, कोई रूपांतरित होती है। इसी प्रकार से प्रकृति में मैदान होते हैं, पठार होते हैं, तो ये सभी जो है अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये जो धरातली संरचना होती है वो नीचे की संरचना से भिन्न होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस प्रवाह प्रणाली का विकास होता है। कैसे होता है कि सर्वप्रथम उक्त धरातल पर ऊपरी संरचना के अनुसार प्रवाह विकसित होता है, यानी कि जो ऊपर का जो धरातल है उसी पर जो है अभी नदी बह रही है। ठीक है, और धीरे धीरे नदी क्या करती है, अपनी घाटी को निम्नवर्ती कटाव द्वारा गहरा करती है। अब नदी क्या करती है, धरातल पर जो निरंतर बह रही है, अब वो क्या करती है कि धीरे धीरे समय समय पर क्या कर रही है, कटाव कर रही है धीरे धीरे, और वो जो मार्ग है उस मार्ग में जो है वो उसको गहरा करने लग जाती है कटाव के माध्यम से। जैसे ही निचली संरचना उससे मिलती है अपर्दन कार्य में परिवर्तन आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि कोई नदी ऊपर में धरातल में मैदान में बह रही है। अब उसके जो नीचे की जो संरचना है वो अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने लगा कि जो मैदान का हिस्सा है उसको वो गहरा कर रही है नदी अपने कटाव के माध्यम से, और जैसे ही वो मैदान की जो संरचना है उससे वो अलग होकर जो नीचे वाली चट्टान की परत है, अपसादी चट्टान, उससे जाकर जो है वो मिल जाती है। तो अब उसके क्या कार्य में अपवर्तन जो कार्य था उसका, उसमें परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर जो मैदान है थी उसमें तो क्या होगी, या तो जलोढ़ मिट्टी होगी या फिर मिट्टी होगी, तो उसको क्या आसानी से वो काट सकती है। जबकि अगर मान ले कि अवसादी जो चट्टान है तो वो थोड़ी मजबूत हो सकती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर वो उसकी जो नदी का जो कार्य है अपवर्तन का कार्य, उसमें जो है वो परिवर्तन आ जाता है। परंतु नदी घाटी जो है उस संरचना पर भी निम्नवर्ती कटाव जारी रखती है, क्योंकि उसका तो कार्य ही ये है कि वो जहां से भी बहेगी नदी तो वो अपना कटाव जो है जारी रखती है। इससे उस संरचना पर इसे अध्यारोपित माना जाता है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अध्यारोपित का मतलब ही क्या है कि एक धरातल से जब कटाव के माध्यम से नदी जो है दूसरी संरचना में अध्यारोपित हो जाती है, यानी कि उस पर हावी हो जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली। और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं दोस्तों की जो सोन नदी है हमारे एमपी की रीवा पठार के आसपास, और चंबल, स्वर्ण रेखा, बनास जो आदि नदियां हैं वो इसी प्रकार के उदाहरण जो है प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो अध्यारोपित जो प्रवाह प्रणाली है वो ये नदियां जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों हमारे मुख्य टॉपिक पर। ये क्या है, हम पढ़ने वाले हैं अफवाह प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, तो अफवाह प्रतिरूप क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये अफवाह तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप समझ ही गए होंगे कि नदियों की आकृति से संबंधित यहां पर आपको समझ में आएगा। किसी भी प्रदेश में अफवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था का अफवाह प्रतिरूप उसे कहते हैं। यानी कि नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जो नदियां जो है आकृति जो है निर्मित करे, यानी कि या तो ज्यामितीय आकृति बनाए, या फिर सरिताओं की जो स्थानिक व्यवस्था है उसको हम क्या बोलेंगे, अफवाह प्रतिरूप। यानी कि लोकल एरियाज में जो नदी की व्यवस्था है उसको हम अफवाह प्रतिरूप बोलते हैं। यह उक्त प्रदेश की संरचना, यानी कि जहां वो बह रही है उसकी संरचना, सरिताओं की अवस्थिति तथा उसकी संख्या, प्रवाह दिशा, ढाल, शेलों की विशेषताएं, विवर्तनिक कारकों और हलचलों, जलवायु तथा वानस्पतिक स्वरूप आदि से नियंत्रित होती है। तो ये जो अफवाह प्रतिरूप है ये इन्हीं कारकों पर जो है डिपेंड करती है। अतः अफवाह प्रतिरूप के अध्ययन में उक्त कारक समाविष्ट है। ठीक है, तो ये सभी जो है कारक जो है मैंने आपको बताया, ये क्या करते हैं, अफवाह प्रतिरूप को बनाने में मदद करते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित प्रवाह जो प्रतिरूप विकसित होते हैं, ये तो नॉर्मल जो है हम यहाँ पर प्रतिरूप की जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये इनके नाम कभी कभी आपको सुनने में मिल सकते हैं। ज्योग्राफी जब अच्छे से डीप में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इनके नाम देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप नाम से स्पष्ट है कि जो नदियां हैं वो कुछ इस प्रकार की आकृति बनाती होगी दोस्तों, जो वृक्ष के आकार की होती होगी। तो ग्रेनाइट चट्टानों वाले क्षेत्रों में विकसित दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो इसी प्रकार की नदियां हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि समानांतर प्रतिरूप। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में इसका जो है विकास होता है, जहां पर तीव्र ढाल होता है यानी कि सटीक ढलान होता है, उस ओर जो नदियां प्रवाहित हो जाती है तो उसको प्रतिरूप जो है किस प्रकार का बन जाता है, समानांतर। फिर जालीनुमा प्रतिरूप जो दोस्तों हैं, जहां पर जाली जैसे छेद हो जाते हैं, तो क्वेस्टा जो स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में जो आपको इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलेंगे। और आयताकार प्रतिरूप जो होगा, ये जहां चट्टानों की संध्या आयत के रूप में होता है, यानी कि जहां चट्टानें जो है ज्वाइंट होती हैं वहां पर आयताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है, जैसे कि पलामू क्षेत्र में आपको इसके उदाहरण मिलेंगे। और अरी प्रतिरूप जो है दोस्तों, ज्वालामुखी शंकु या गुंबदी क्षेत्र, तो जो ज्वालामुखी शंकु और गुंबदी आकृति होती है इसके एरिया में आपको ये नदियों का अरी प्रतिरूप जो है मिलेगा। इसके बाद है अभिकर्ती प्रतिरूप। ठीक है, तो अभिकर्ती प्रतिरूप क्या है कि अंतः स्थली प्रवाह के क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी कि धरातल के अंत स्थल में पाई जाती हैं, जैसे कि अभिकर्ती प्रतिरूप आपको मिलेंगे तिब्बत, काठमांडू और लद्दाख के एरिया में। ठीक है, और सेकेंड है कि दोस्तों नेक्स्ट की वलयाकार प्रतिरूप। ये है दोस्तों गुंबदी संरचना मिलेगी इसकी, और जैसे कि किवूल जो नदी है मुंगेर बिहार में आती है दोस्तों, तो ये जो नदी है वो क्या बनाती है, एक वलयाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। फिर है कंटकी प्रतिरूप, तो सरिता अपहरण वाले जो क्षेत्रों में विकसित होता है ये, और सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जो नदियां की ऊपरी घाटी में ऐसे प्रतिरूप मिलते हैं। तो ये सभी जो प्रतिरूप हैं, ज्यादा अगर आपको याद भी ना हो तो कोई दोस्त तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे वैसे क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे, परंतु अगर जियोग्राफी आपको डीप में याद रखना है तो फिर ये इंपोर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब हमारे मुख्य पॉइंट पर। सिंधु नदी प्रणाली को हम जानने वाले हैं।
तो सबसे फर्स्ट की हिमालय नदी विकास को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिमालय की जो नदियां हैं अपने प्रवाह मार्ग, घाटियों के निर्माण, डेल्टा के निर्माण, मैदानी भाग की सिंचाई आदि के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हिमालय नदियां जो है 4 बड़े वर्गों में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया दोस्तों, हिमालय को हमने अलग से डिस्कस कर रखा है। तो हिमालय का जो एरिया है उसके आधार पर हमने जो है नदियों को अलग अलग क्रम में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कि पूर्व हिमालयी नदियां, जिसके अंतर्गत अरुण, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां आती हैं। सेकेंड है महान हिमालयी नदियां, जिसके अंतर्गत गंगा, काली, घाघरा, गंडक, तीस्ता नदियों का स्थान आता है। और तीसरा है कि निम्न हिमालयी नदियां, जिसके अंतर्गत व्यास, रावी, चिनाब, झेलम का स्थान आता है। फिर है कि शिवालिक हिमालय, चौथा प्रकार के, जिसके अंतर्गत हिंडन और सोलनी जो नदी का स्थान आता है। हिमालयी जो नदी प्रणाली के बारे में हम चर्चा करें तो हिमालय की अनेक नदियां जो है पूर्ववर्ती हैं एवं इन नदियों ने काफी गहरे गोर्ज किए हैं। गोर्ज क्या होता है दोस्तों की जो नदी इसला करती होती है उसमें नदी जो है काट काट कर जो है बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, उसे हम बोलते हैं गाज। और लंबी अवधि एवं कठोर संरचना के कारण प्रायद्वीपीय भारत की नदियां खुली हुई एवं संतुलित घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां अनुवर्ती या अनुगामी हैं और हिमालय की नदियां विसर्पण करती हैं, ठीक है। तो जो सर्प के आकार में प्रवाहित होती हैं हिमालय की नदियां एवं कभी कभी अपने मार्गों को परिवर्तित कर लेती हैं। कोसी, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना आदि जो नदियों ने अत्यधिक मार्ग परिवर्तित किया है और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं कठोर चट्टानों की उपस्थिति एवं जलोढ़ों की कमी के कारण विसर्पण नहीं कर पाती। तो ये सभी जो है छोटी सी जानकारी है आपको हिमालय नदी प्रणाली के बारे में। हिमालयी नदियां जो है अलग अलग 3 नदी प्रणालियों का विकास करती हैं। अब ये मुख्य हैं दोस्तों। हम आज पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो ये हिमालय जो नदियां हैं इसमें 3 प्रणालियों का विकास करती हैं। फर्स्ट है सिंधु नदी प्रणाली, ठीक है। तो सिंधु नदी प्रणाली क्या है, तो यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा सिंधु नदी का एरिया, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया। तो ये दिखेगा आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया। तो यहाँ से दोस्तों मानसरोवर जो है झील तिब्बत की, यहाँ से चेमा युंगडुंग जो पर्वत शिखर है यहाँ से ये निकलती हैं इंडस वैली या फिर जो सिंधु नदी है। तो ये जो है निकलती हैं इस प्रकार से और पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। फिर यहाँ पर इसके दक्षिण में झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज और ये अलग अलग एरिया से निकल के जो है इस प्रकार से सहायक रूपी नदियां जो है सिंधु नदी की प्रवाहित होती हैं और पूरा जो ये जल प्रवाह क्षेत्र निर्मित करती हैं, ठीक है। तो ये जब कभी भी अगर जियोग्राफी में इस पे क्वेश्चन बने तो दोस्तों आपको मैप बनाना आवश्यक होगा, ठीक है, ताकि जो स्पष्टीकरण होता है वो मैप से काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनके बारे में थ्योरी देखते हैं कि विश्व की कुछ सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है सिंधु नदी प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, सतलज। तो इन सभी जो नदियां हैं दोस्तों इनके बारे में सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि नदी कहां से निकल रही है, कहां बह रही है, किसमें मिल रही है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों मुहाना कहाँ बना रही है, कितना इसका जल प्रवाह क्षेत्र है। तो ये सभी चीजें जो आपको है वो याद होनी चाहिए, चाहे वो प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें या फिर मेंस के हिसाब से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का जो प्राचीन नाम क्या है, तो वो है तिधु। सिंधु है हिमालय से निकलने वाली नदियों में पश्चिमवर्ती नदी है, यानी कि पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है और यह नदी हिमालय पर्वत की लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के पृष्ठ भाग से 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। तो मानसरोवर झील ये याद रखिए और 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नंगा पर्वत के समीप जो है गहरा मोड़ बनाती हुई सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में प्रविष्ट करती है। तो नंगा पर्वत कहाँ है दोस्तों, मैंने आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला जब हम पढ़ रहे थे तो उसको मैंने आपको बताया था लोकेशन। नंगा पर्वत कहाँ है मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कौन से राज्य में ये पड़ता है, ठीक है। तो यहां से मुड़ती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी और जास्कर श्रेणी से निकलने वाली जो है जास्कर नदी इससे लेह के समीप मिलती है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी के उत्तर की ओर से निकलने वाली जो है स्यांग नदी फेरी के समीप सिंधु नदी से मिलती है। और सिंधु नदी का जो भारत में कुल जल प्रवाह क्षेत्र है लगभग 1,17,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 2,880 किलोमीटर, ठीक है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है दोस्तों, 2880 किलोमीटर। और जबकि भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबाई आपको पता होनी चाहिए 709 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है सिंधु नदी की। सिंधु नदी माशेरब्रूम, नंगा पर्वत, राकापोशी तथा तिरिचमिर
आदि जैसी ऊंची पर्वत चोटियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। और सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिगार, गिलगित, सिंध, जास्कर आदि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां। तो इनकी सारी सहायक नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हिम के बाद ज्यादा जो है पिघलने से इस नदी में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ग्लेशियर दोस्तों आपको पता ही होगा, जलवायु परिवर्तन की कंडीशन चल रही है, गर्मी भी काफी पड़ रही है, तो इसकी वजह से जो हिमालय के एरिया में क्या होता है कि वो ग्लेशियर होते हैं वो ज्यादा पिघलते हैं, तो इसकी वजह से इस नदियों में जो है बाढ़ आ जाती है। सिंधु नदी सिंधु के शुष्क प्रदेश में प्रवाहित होती है, अंततः अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये मुहाना अपना कहां पर बनाती है? अरब सागर में बनाती है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट नदी के बारे में डिस्कस करें, झेलम नदी। तो झेलम नदी का नाम क्या है? वितस्ता, संस्कृत नाम इसका वितस्ता है। और झेलम नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो जम्मू कश्मीर स्थित जो शेषनाग झील है, इसका जो नीला जल स्रोत है, तो यानी यहाँ पर इतना से याद रखिए, जम्मू कश्मीर में एक शेषनाग झील है, वहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। और यह नदी कश्मीर में शेषनाग से शुरू होकर उत्तर पश्चिम दिशा में 112 किलोमीटर तक प्रवाहित होती हुई वुलर झील में मिलती है। तो वुलर झील किससे कनेक्टेड है दोस्तों? झेलम नदी से। जो झेलम नदी है वो वुलर झील में जाके गिरती भी है, और आगे निकलकर ये जो नदी है वो हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के बीच से बहती हुई कश्मीर घाटी को अपने जल से सींचती है। ठीक, तो इस प्रकार से पूरी नदी प्रवाहित होती है। और झेलम नदी बारामूला से आगे निकलने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। बारामूला से आगे निकलने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के पूर्व यह नदी एक बहुत गहरी घाटी का निर्माण करती है। इस घाटी को बांस मंगल के नाम से जानते हैं। तो जो घाटी का निर्माण करती है झेलम नदी पाकिस्तान में के प्रवेश करने से पूर्व, उस घाटी का नाम क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? तो 2130 मीटर। टोटल जो है दोस्तों यहाँ पर आप बात करेंगे झेलम नदी की लंबाई वो कितनी है? 725 किलोमीटर है। और भारत में इस नदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? तो 28,000 वर्ग किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर आपको टोटल लंबाई याद न रहे दोस्तों, तो पर इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि हमारे भारत में इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और यह नदी जो है सिंधु की सहायक नदियों में सबसे छोटी है। ये मुख्य है पॉइंट है कि सबसे छोटी नदी जो सिंधु की है सहायक नदियों में वो कौन सी है? तो झेलम नदी है। परंतु कश्मीर में यह एक महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख जलमार्ग है, तो ज्यादातर जो इसको यूज किया जाता है दोस्तों जलमार्ग के रूप में, इसलिए ये प्रमुख हो जाती है। अब नेक्स्ट नदी है दोस्तों चिनाब नदी। इसका नाम क्या है दोस्तों? संस्कृत में अस्किनी इसको बोला जाता है, और चंद्रभागा जो है इसका एक और नाम आप याद रखिए। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन सी है? चिनाब है। चिनाब की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंद्र एवं भागा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो चिनाब नदी होती है वो एक नहीं होती है, यानी कि जो चंद्र नदी है वो अलग स्थान से निकल के आती है, भागा जो है वो अलग स्थान से निकल के आती है। दोनों जब आके जो है मिल जाती है तो वहां पर उसका नाम हो जाता है चिनाब नदियां। तो ठीक है, चंद्र एवं भागा नदियों के मिलने के बाद ही चिनाब नदी का निर्माण होता है, और ये दोनों नदियां जो है चिनाब के ऊपरी भाग पर आकर मिलती है। चंद्र एवं भागा जो नदियां हैं लाहुल में बड़ा लाचाला जो दर्रा है इसके समीप से निकलती हैं। ठीक है, तो चंद्रभागा जो नदियां हैं ये कहां से निकलती हैं? बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती हैं। इसलिए आप जब कभी भी चिनाब नदी का उद्गम स्थल देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। ये लाहौल में जो स्थान है बड़ा लाचाला दर्रा, इसके समीप से जो है उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा। और जो ये हादी के समीप एक दूसरे से मिलती है ये दोनों। और चिनाब जो है नदी किश्तवाड़ पर एक विकट मोड़ का निर्माण करने के बाद पीर पंजाल में गहरी कंदरा का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक कंदरा का निर्माण भी कर देती हुई ये पाकिस्तान में प्रविष्ट हो जाती हैं। और भारत में चिनाब नदी की जो लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों इसकी लंबाई? तो 1180 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? तो 26,000 लगभग। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें दोस्तों नेक्स्ट नदी के बारे में, तो रावी। रावी का संस्कृत नाम क्या है? पुरुषणी, और इसका एक और नाम है इरावती। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रख लीजिए। और यह पंजाब की सबसे छोटी नदी है। तो यहाँ पर ये भी चीज है इंपॉर्टेंट कि जो पंजाब की सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है? तो रावी है, और इसे लाहौर की नदी के रूप में भी जाना जाता है। पीर पंजाल और धौलाधर जो श्रेणियां हैं हिमालय की, इन के बीच में हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू पहाड़ी का रोहतांग दर्रा है, इसके निकट से जो है रावी नदी का उद्गम स्थल है। तो रावी नदी जो है वो कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी जो है धौलाधर पर्वतमाला के उत्तरी और पीर पंजाल जो श्रेणी के दक्षिणी ढालों का जल बहाकर अपने साथ लाती है।
पठानकोट के समीप जो है यह मैदानी भाग में प्रविष्ट हो जाती हैं और पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर जो है जिलों की पश्चिमी सीमा बनाती हुई यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि पंजाब का जो गुरदासपुर वाला इलाका है, ये इसी जगह जो है अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ है और जो करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण है वो भी रावी नदी के ऊपर ही बना है। तो इसी इलाके में ये नदी जो है बहती है। ठीक है, और आगे जाके जो है मुल्तान के समीप झेलम व चिनाब की सम्मिलित धारा के साथ रावी भी मिल जाती है। ठीक है, तो झेलम और चिनाब की जो सम्मिलित धारा है उसमें जाके रावी मिलती है। ठीक है, भारत में रावी की जो कुल नदी की लंबाई है वो कितनी है, 725 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, 5000 के लगभग। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं पहले कि आपको जो मैप में मैंने बताई लोकेशन वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो नदियां हैं वो 1 बाय 1 किस में मिल रही हैं। जैसे कि सिंधु नदी अगर जा रही है तो उसमें पहले झेलम नदी मिल रही है, फिर झेलम में अगर चिनाब नदी का मिलना हो रहा है तो फिर उसके बाद वो कौन सी नदी मिल रही, फिर कौन सी नदी में और फिर सिंधु नदी मिल रही। इस प्रकार से सारी नदियों की लोकेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखें दोस्तों व्यास नदी के बारे में जाने तो इसका जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है और इसको अर्घिकिया भी बोला जाता है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे 4000 मीटर का जो है इस दक्षिणी किनारा है जो रावी नदी के उद्गम स्थल से बहुत दूर नहीं है। तो ये दोनों आप याद रख लीजिए कि व्यास नदी और जो रावी नदी है दोनों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और यह नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी, कांगड़ा जिलों में प्रवाहित होती हुई पठानकोट के पूर्व में मैदानी भाग में उतरती है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यह जो है नदी एक बड़ा मोड़ बनाती है और कपूरथला के निकट जो है सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, व्यास नदी सतलज नदी मिलती है और व्यास नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है तो 470 किलोमीटर और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों अब हम नेक्स्ट नदी के बारे में डिस्कस करें, सतलज नदी। इसका नाम क्या है तो शतुर्दी नाम बोला जाता है, शतुद्री। और सतलज जो है भारत में सिंधु की सहायक नदियों में प्रमुख है। सतलज का नाम तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि मानसरोवर झील जो दोस्तों है वहां से आपके सिंधु नदी निकलती है, परंतु उसी के पास में एक और है राक्षस ताल झील, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। तो दोनों पास में ही है। ठीक है, तिब्बत में 4630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राक्षस ताल झील जो है इस सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और इस नदी को तिब्बत में लांगचेंग खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। जो दुलचू खंबाब यानी कि मानसरोवर और कैलाश के बीच स्थित जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, परखा से 30 किलोमीटर पश्चिम में दुलचू खंबाब से निकलती है ये। और स्पीति नदी सतलज की सर्व प्रमुख जो है सहायक नदी है और जिसका प्रवाह जो है मध्य हिमालय में है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में गहरी घाटी का निर्माण करती है और सतलज नदी जो है धौलाधर श्रेणी में रामपुर के निकट संगरी घाटी से होकर गुजरती है। व्यास नदी जो है कपूरथला के दक्षिण पश्चिम किनारे पर सतलज से मिलती है और ये दोनों जो है नदियां सम्मिलित होकर पठानकोट के समीप जो है सिंधु नदी में मिल जाती। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यास नदी है वो किस में मिल रही है, सतलज में, और सतलज के बाद जो है फिर सतलज नदी कहाँ जाती है तो सिंधु नदी में। भारत में सतलज नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है तो 1050 किलोमीटर और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि अपवा क्षेत्र है वो कितना है तो 24,000 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर एक और नदी बचती है दोस्तों सरस्वती नदी। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। सरस्वती जो नदी है इसका प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर काफी जो है महत्व ये रखती है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि दोस्तों अभी वर्तमान में सरस्वती नदी के साक्ष्य प्रॉपर मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वैज्ञानिक या हम कहें कि जो पुरातत्ववेदा है वो सरस्वती नदी को जो साक्ष्य है उसको खोजने में भी लगे रहते हैं। ठीक है, तो जो सरस्वती नदी है इसके उद्गम से संबंधित हम कुछ जानकारी जान लेते हैं। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है अभी क्योंकि इसको हम प्रॉपर वे में यह नहीं कह सकते हैं कि इसका वाकई में जो है क्या एग्जैक्ट प्रमाण है। ठीक है, तो यहाँ पर आई है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस नदी के बारे में। तो अंबाला जिले की सीमा पर सिरमौर की शिवालिक श्रेणी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी जो है अदबद्री के समीप मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है और यह भवानीपुर और बाला लाचाला जो है दर्रे के पास से बाहर निकलती है और किंतु करनाल के पास फिर से प्रविष्ट होती है। 175 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के बाद पटियाला में रासुला के समीप घग्गर नदी सरस्वती में मिल जाती है।
गग्गर से मिलने के बाद सरस्वती को हाकरा अथवा सूता के नाम से जाना जाता है और वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी का जो है उल्लेख भारत में पवित्र जो नदी है उसके तहत मिलता है, तो इसलिए इंपोर्टेंट है। और यहाँ तक कि इसे गंगा और सिंधु से भी ज्यादा महत्व का बताया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जब कभी भी अगर सिंधु नदी का प्रणाली का आपको वर्णन करना पड़े तो वहां पर आप सिर्फ मेन जो नदियां मैंने आपको बताई है वही करें तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। सरस्वती को इसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो सरस्वती नदी को आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ सरस्वती नदी के बारे में आपको थोड़ी सी जीके के पर्सपेक्टिव आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है वीडियो एंड होता है, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। आने वाली हमारी जो है क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जो अभी हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी दोस्तों उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हम भी नहीं चाहते कि आपकी तैयारी में जो है कोई बाधा है, परंतु क्या करें, टेक्निकल प्रॉब्लम होता रहता है, कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं। फिर भी हम आपके लिए निरंतर जो है प्रयासरत हैं, इसलिए आप इन क्लासेस को जरूर जो है देखा कीजिए। और जो विद्यार्थी अगर मेरी क्लासेस से जबरदस्ती जो है कनेक्टेड ना होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ही हम जो है ये वीडियो को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि।